अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो बच्चों? मज़े में। आज हम कक्षा 5 हिंदी में व्याकरण के अंदर सर्वनाम पढ़ेंगे। जहाँ से हमारा बाकी रह गया था अगले वीडियो में, वहाँ से सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के नामों की जगह प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बराबर। जो शब्द संज्ञा के नामों की जगह, मतलब जहाँ पर संज्ञा का जगह उसका सर्वनाम, मतलब संज्ञा की जगह पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहेंगे। जैसे हम उदाहरण देखेंगे। हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम होते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? कुल 11। मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि, ये 11 मूल सर्वनाम है। बराबर। इन्हें ये सारे क्या है? सर्वनाम है। ये सर्वनाम के हम कुछ उदाहरण देखेंगे जिससे हमें पता चले कि सर्वनाम किसे कहते हैं। रीता ने गीता से कहा मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी। बराबर। तो यहाँ पर रीता ने गीता से कहा, ठीक है, और क्या कहा कि मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी। तो यहाँ रीता की जगह मैं का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए यहाँ मैंने जैसे आपको बताया कि संज्ञा की जगह अगर किसी शब्द का प्रयोग मतलब किया जाए अक्षर का, तो वो क्या कहलाता है? संज्ञा की जगह किसी प्रयुक्त होने वाले जो सारे होते हैं, जो भी प्रयोग होता है संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त होने वाले सारे शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो यहाँ रीता की जगह पर मैं तुम्हें पुस्तक दी। यहाँ पर वापस ऐसा नहीं लिखा रीता ने गीता से कहा रीता, बराबर। तो रीता की जगह पर क्या प्रयोग हुआ? मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी। तो यहाँ मैं क्या हो गया? सर्वनाम। वैसे ही दूसरा उदाहरण, रीता ने गीता से कहा मैं बाजार जाती हूँ। तो रीता ने गीता से कहा कि मैं बाजार जाती हूँ। तो मैं कौन है? रीता। तो रीता की जगह पर मैं जो है वो क्या है? सर्वनाम। सोहन मोहन के साथ उसके घर गया। ठीक है, सोहन मोहन के साथ उसके घर गया। ठीक है, तो वो किसके घर गया? तो सोहन मोहन के साथ। तो सोहन मोहन के साथ उसके घर गया। तो यहाँ पर सोहन मोहन की जगह पर उसके यहाँ मोहन के साथ उसके घर गया। बराबर। सोहन मोहन के साथ उसके घर गया। बराबर। तो यहाँ पर उसके जो है ये क्या है? सर्वनाम, क्योंकि ये सोहन मोहन की जगह उसके शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। सोहन मोहन के साथ उसके घर गया। तो सोहन किसके साथ गया? मोहन के साथ। किसके घर गया? तो कि सोहन के घर। तो उसके घर गया। तो यहाँ पर जो उसके है वो क्या है? सर्वनाम है। इसी तरह से विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये शब्द वाक्य में संज्ञा के साथ लगातार संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जैसे बड़ा, लंबा, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा, मेढ़ा, खट्टा आदि विशेषण शब्दों के कुछ उदाहरण हैं। जैसे हम बोलते हैं कि वह लंबा है, वह छोटा है, वह सुंदर है, वह काला है, वह गोरा है, वह मीठा है, वह खट्टा है। बराबर, उसकी विशेषता है। बराबर। जैसे हम कुछ उदाहरण में ऐसा बोले कि यह हाथी काला है। बराबर। तो यह काला उसकी विशेषता। यह लड़का ऊंचा है, तो ये ऊंचा जो है उसकी विशेषता है। यह फल मीठा है, तो यह फल तो सारे हैं लेकिन यह फल की विशेषता क्या है? मीठा। तो यह मीठा जो है वो इसकी विशेषता। तो मीठा क्या हो गया? विशेषण कहलाएगा। बराबर। तो वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। मतलब मान लो हमने ऐसा बोला कि यह सफरजन, बराबर, यह सेब मीठा है, तो यह सेब, तो ये जो सेब की विशेषता, तो सेब जो है वो विशेष्य कहलाएगा। और यह सेब मीठा है, तो मीठा उसकी विशेषता है, तो मीठा विशेषण कहलाएगा। ठीक है, सेब विशेष्य हो गया और मीठा क्या हो गया? विशेषण। ठीक है। विशेषण के भेद कितने हैं? विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद है? 4। और सामान्य रूप से उसके 8 भेद है। उसमें है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, तुलनबोधक विशेषण और संबंधवाचक विशेषण। तो पहले हम गुणवाचक विशेषण के लिए देखेंगे। जो विशेषण हमें संज्ञा या सर्वनाम के रूप
रंग आदि का बोध कराते हैं तो उसे क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे ताजमहल एक सुंदर इमारत है, जापान में स्वस्थ लोग रहते हैं, तो उसका गुण है, बराबर, वह सुंदर है, स्वस्थ है, वो इसका गुण है, तो ये गुणवाचक हो गया। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिससे संख्या का बोध होता हो। जैसे दुनिया में 7 अजूबे है तो 7 संख्या का बोध होता हो, तो इससे कौन सा विशेषण कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिसे परिमाण का बोध होता हो, बराबर, मात्रा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा के बारे में बताते हो वे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मुझे 1 किलो टमाटर ला कर दो, तो यहाँ पर हमें परिमाण बताएगा 1 किलो टमाटर। जाओ 1 मीटर कपड़ा लेकर आओ, तो 1 मीटर यानी एक परिमाण का बोध कराते थे, इसे क्या कहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आए एवं विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताए तो वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यह लड़का कक्ष में अव्वल आता है, ठीक है, तो यह लड़के की विशेषता यहाँ पर यह करके आ गई और वो अव्वल उसकी विशेषता बता दी यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण, तो और वो संज्ञा के आगे आ गया, ठीक है, लड़का जो है वो संज्ञा, उसके आगे आ गया यह, तो ये क्या कहलाएगा, यह सार्वनामिक विशेषण। यह लड़की वही है जो मर गई थी, ठीक है, तो लड़की तो काफ़ी सारी मर गई लेकिन उसमें यह लड़की की बात हो रही है, ठीक है, और यह संज्ञा शब्द की विशेषता बता रही है और वे शब्द सार्वनामिक विशेषण है। देखो, और वो संज्ञा से पहले आए एवं विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताए, संज्ञा के पहले आते हैं, ठीक है। उसके बाद व्यक्तिवाचक से हमें पता चलता है कि किसी व्यक्ति का बोध कराते हैं। जैसे आपका यह लखनवी अंदाज मुझे अच्छा लगा, हमारी दुकान पर जयपुरी मिठाइयाँ मिलती है, बराबर, जिसमें असल में व्यक्तिवाचक इसे कहते हैं कि विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। वे शब्द असल में व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, वे शब्द व्यक्तिवाचक। जैसे आपका यह लखनवी अंदाज मुझे अच्छा लगा, तो अंदाज तो है लेकिन ये लखनवी, तो ये एक व्यक्तिवाचक, व्यक्ति का एक विशेषता बता रहे हैं भाई ये लखनवी अंदाज। मिठाइयाँ तो है लेकिन जयपुरी मिठाइयाँ की बात है, ठीक है, हमारी दुकान पर जयपुरी मिठाइयाँ मिलती है, ठीक है, तो व्यक्तिवाचक विशेषण इसे कहेंगे। फिर है संबंधवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जब विशेषण शब्दों का प्रयोग करके किसी एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु या व्यक्ति के साथ बताया जाए। संबंध से हमें पता ही चलता है कि संबंधवाचक विशेषण, जैसे ज्वालामुखियों की भीतरी सतह ज़्यादा गर्म होती है, बराबर, तो यहाँ पर एक संबंधवाचक है, संबंध है, ज्वालामुखी की भीतरी सतह ज़्यादा गर्म होती है, इससे ज्वालामुखी का संबंध बताया गया है कि उसकी सतह कैसी होती है, गर्म होती है, तो यह संबंधवाचक विशेषण कहलाएगा, ठीक है। तो ज्वालामुखियों की भीतरी सतह ज़्यादा गर्म होती है, तो ये क्या है, एक संबंधवाचक, ज्वालामुखी का ज़्यादा सतह के साथ का संबंध बताया है, ठीक है, ये संबंधवाचक विशेषण कहलाएंगे। फिर तुलना बोधक विशेषण किसे कहते हैं, जिन शब्दों से दो वस्तुओं की परस्पर तुलना की जाए, इससे हमें पता चलता है तुलना का बोध होता है। जैसे राम सुरेश से ज़्यादा सुंदर है, ठीक है, तो यहाँ एक दूसरे की तुलना हो रही है, तो ये कि ये उससे ज़्यादा दौड़ सकता है, यहाँ से ये उससे ज़्यादा लंबा है, ये उससे ज़्यादा जाड़ा है, ये उससे ज़्यादा पतला है, तो ये तुलना हो रही है। ज़िंदगी में एक शेर की भांति निडर होना चाहिए, ज़िंदगी में एक शेर की बात है, तुलना की है कि हमें निडर भी किस तरह से होना चाहिए, एक शेर की बात है, बराबर, इस तरह से, मतलब किसी का उदाहरण देके, प्रतीक देके, भाई शेर की भांति, तो ये भी एक तुलना हो गई। सभी महासागरों के प्रशांत महासागर विशालतम है, तो ये भी एक तुलना है, सभी महासागरों में प्रशांत महासागर की एक तुलना की, तो ये प्रशांत महासागर भी क्या है, एक तुलना है। प्रश्नवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिसमें प्रश्न आता हो, बराबर, उससे तो हमें पता चल ही जाएगा, ये बहुत ही आसान है। जैसे मेरे जाने के बाद कौन यहाँ आया था, तुम कौन सी वस्तु के बारे में बात कर रहे हो, तो ये प्रश्नवाचक विशेषण कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद अव्यय किसे कहते हैं, जो अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय न हो, मतलब जो जाया ना जाए, जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसमें कोई भी लिंग हो, कोई भी वचन हो, मतलब एक वचन हो, बहुवचन हो, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो,
और कोई भी काल हो उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अव्यय शब्द उसे कहते हैं। अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में रहते हैं। इन शब्दों की अविकारी शब्द भी इन्हें अविकारी शब्द भी कहा जाता है, जैसे जब, तब, अभी, अगर, यहाँ, वह, यहाँ, इधर, उधर, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतएव, अवश्य, तेज, कल, धीरे, लेकिन, चूंकि, क्योंकि आदि, ये सारे क्या है? अव्यय है। तो ये इन पर किसी काल, लिंग, वचन का कोई असर होता नहीं है। ठीक है, तो इसे अव्यय कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रिया सकर्मक। क्रिया सकर्मक, तो सकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या है कि जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं का असर कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। बराबर, इस क्रिया में कर्म का होना जरूरी है और क्रिया का इसमें क्रियाओं का असर किस पर पड़ता है? कर्ता पर न पड़कर किस पे पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। इसे क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया कहेंगे। विकास, पानी पीता है, इसमें पीता है, ये क्रिया का पता का फल कर्ता पर न पड़ के कर्म पानी पर पड़ रहा है, अतः यह सकर्मक क्रिया है। बराबर, विकास पानी पीता है, ठीक है, इसमें पीता है, तो विकास तो पानी पीता है, लेकिन इसमें जो पीता है इसका असर किस पर पड़ रहा है? विकास पर। तो ये क्या हो गया? ये कौन सा क्रिया है? एक सकर्मक क्रिया की है। मतलब जो क्रिया का असर कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। बराबर, तो यहाँ पर पीता है, इस पर इसका असर होता है। और इसमें पीता है क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म यानी पानी पर पड़ता है। बराबर, विकास पीता है, पर क्या पीता है? वो ठंडा भी कुछ पी सकता है, कुछ भी पी सकता है, लेकिन यहाँ पानी पर उसका असर बताया। तो यहाँ इस तरह से क्या यहाँ पता चलता है कि ये सकर्मक क्रिया की सकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने कुछ व्याकरण पढ़े। ठीक है, आगे के वीडियो में हम आगे के वीडियो में हम दूसरी जानकारी लेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।